नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। पिछले गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद महेश गिरी और छात्र संगठन एबीवीपी की शिकायतों के बाद दिल्ली पुलिस ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के खिलाफ जेएनयू में हुए कार्यक्रम के मामले में देशद्रोह और आपराधिक साजिश रचने का एक मामला दर्ज किया था। जेएनयू छात्र संघ ने उसी दिन इस विवाद से अपने को अलग करते हुए एक बयान जारी किया था, जिसमें कथित भारत विरोधी बयानों की निंदा की गई थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दायर करके जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को देशद्रोह के तहत गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद से जेएनयू में तनाव का माहौल है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर वामपंथी दलों और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और छात्रों का साथ देने के लिए वामपंथी नेताओं के साथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी जेएनयू पहुंचे। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में जिन 20 छात्रों को मुलजिम बनाया है, उनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद डी राजा की बेटी का नाम भी शामिल है। इस बीच जेएनयू छात्र संघ ने कन्हैया कुमार की रिहाई होने तक हड़ताल का ऐलान कर दिया है। शिक्षक संघ ने भी हड़ताल का समर्थन करते हुए इस दौरान क्लासें नहीं लेने का फैसला किया है, मगर वाइस चांसलर जगदीश कुमार ने कहा है कि इस मुद्दे पर हड़ताल की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी ओर देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने जेएनयू छात्र संघ की हड़ताल का समर्थन किया है। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ हैं जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और जाने माने देश के समाजशास्त्री प्रोफेसर आनंद कुमार, सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता नीलोत्पल बासु, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और सांसद केटीएस तुलसी, जेएनयू छात्र संघ के संयुक्त सचिव और एबीवीपी नेता सौरभ शर्मा। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आनंद जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि आपका जेएनयू के साथ एक लंबा संबंध रहा है। आप वहाँ छात्र रहे, अध्यक्ष रहे, फिर उसी टीचर्स यूनियन के भी अध्यक्ष रहे और अब वहाँ से रिटायर होने के बाद ये जो घटना हुई है जेएनयू की, इसमें आप सक्रिय रूप से शामिल हैं। जो वहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, आखिर सारा मामला है क्या? मुझे लगता है कि दिल्ली की पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय अफजल गुरु के फांसी के विरोध में हुए इस कार्यक्रम के बारे में अपराध बोध से ग्रस्त हैं कि उनकी नाक के नीचे ये कार्यक्रम क्यों हो गया। अब ये कहावत है कि खेत खाया गधे ने, मार पड़ी धोबी को। छात्र संघ के अध्यक्ष के नाते फिर उन्होंने कन्हैया कुमार को गिरफ्तार करने का फैसला ले लिया और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। अब वो बात का बतंगड़ बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हाफिज़ सईद साहब की, जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के सरगना हैं, उनकी भी मदद जेएनयू को मिल रही है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की परंपरा रही है कि इस तरह के मनमानी हरकतों पर तत्काल जो विरोधी हैं वो अपनी तरफ से पर्चे निकालते हैं। अगर बात और आगे बढ़ गई तो फिर प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं। वहाँ पर बड़ा एक सतर्क प्रोक्टोरियल सिस्टम है। दिल्ली पुलिस और आईबी के लोग भी वहाँ रहते हैं। वो सारा रास्ता न अपनाने की बजाय सीधे पुलिस ने जाके छात्रावास से छात्र संघ के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया और उसको देशद्रोही करार कर दिया। ये बात किसी को पच नहीं रही है और इसको समझाने में सरकार को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। 3 दिन का पुलिस रिमांड दे दिया गया। जेएनयू जैसे ही तमाम विश्वविद्यालयों में ये परंपराएं हैं जहाँ पर अतिवादी घटनाएं हो सकती हैं, जाति को लेके, धर्म को लेके, भाषा को लेके, लिंग भेद को लेकर के, विचारधारा को लेकर के, लेकिन फिर उस पर बहस चलती है। वहाँ पर पुलिस की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। जेएनयू के इतने लंबे इतिहास में इमरजेंसी को छोड़ करके कभी पुलिस ने इस तरह से मनमाने तरीके से ब्लाइंड शॉट लेते हुए छात्र संघ से शुरू करके आखिरी विद्यार्थी तक को आतंकित करने का काम नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि ये गलत कदम हुआ है। उसमें से निकलें कैसे, ये सांप छछूंदर की गति में फंस गए हैं। ठीक है। सौरभ शर्मा साहब, आप जेएनयू छात्र संघ के संयुक्त सचिव हैं और एबीवीपी से भी जुड़े हुए हैं। आप ये जो पूरी घटना हुई है और इसमें जिस तरह से छात्र संघ के अध्यक्ष को जेल भेजा गया है, राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये जो घटना हुई है जेएनयू में, वो पहली घटना नहीं है। कई सालों से ऐसी घटनाएं होती रही हैं इस कैंपस में। लेकिन मैं आजकल के मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वहाँ पे आके उन्होंने फुटेज लिया और इसके संदर्भ में मैंने जेएनयू प्रशासन से खुद जाके बात की थी पहले कि इस प्रोग्राम को रुकाया जाए, लेकिन पहले की तरह जेएनयू प्रशासन चुप्पी से इसका समर्थन किए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये एक सच भी है कि हमारे जेएनयू प्रशासन ऐसे प्रोग्राम को शांति से चुप्पी के साथ सहयोग करती है होने के लिए। पहला प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों?
आखिर जेएनयू का ऐसा एक धड़ा क्यों है जो उनका समर्थन करा है। दूसरी बात, जिस तरीके से वहाँ पे प्रोग्राम हुआ, जिस तरीके से भारत विरोधी नारे लगाए, वो उससे हम जेएनयू के छात्र, आम छात्र शर्मिंदा हैं और देश शर्मिंदा है। वहाँ पे हमारा एक शैक्षिक संस्थान है जहाँ पे हम बातें करते हैं कि हम देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। वहीं में कुछ लोग हैं, मैं पहले बार भी बोल चुका हूँ, अब भी बोल रहा हूँ कि जेएनयू के सभी छात्र उसमें नहीं थे। जेएनयू के कुछ छात्र ही थे जो हमारे देश को, हमारे जेएनयू को बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या छात्र संघ के अध्यक्ष को जिस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा गया है, क्या उन्होंने ऐसा काम किया था? जी ज़रूर, मैं उनके सामने ही प्रोटेस्ट कर रहा था इस सारे इवेंट के लिए। वो शाम से ही वहाँ पे थे और उन्होंने बाकायदे पब्लिक एड्रेस को, मतलब पब्लिक को एड्रेस किया, बाकायदे उन्होंने नारे लगाए। इसका लेकिन अभी वीडियो वेरीफाई नहीं हो पाया। उसे हवास में मैं खुद एक वेरीफाई, मैंने जनता ने चुना है और मैं वहाँ पे खुद क्या कहते हैं मौजूद था और उनके सामने जो उन्होंने पब्लिक एड्रेस किया है, शायद एक वीडियो अभी नेट पे है भी। और वीडियो छोड़िए, जब मैं बोल रहा हूँ, बाकी कई वहाँ पे छात्र हैं, उन्होंने देखा है और उन्होंने ऐसे नारे लगाए हैं, कोई फालतू का उनके ऊपर नहीं करेगा। तो और इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है, ये हमें नहीं लगता कि ये हमारे देश के लिए सही है। हमारी गरिमा है भारत की, एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए गहरी चोट है। और जो कोई भी दोषी है, मैं कन्हैया कुमार के साथ साथ और कई सारे दोषी हैं, जैसे 10 जिनका नाम है उस पोस्टर में, उसके साथ साथ उस वीडियो क्लिपेज में हमारे एक्स प्रेसिडेंट तो आप उनके खिलाफ जब ये मुकदमा चलेगा तो गवाही देंगे उसमें आप? जी जरूर, मैं सीधा जाऊंगा, वो बोलूंगा। जैसे हमारे उस समय मैं पहली बार मेरी छाती पे इतना दर्द हुआ, मुझे ऐसा लगा कि हमारे देश के लिए क्या किया जा रहा है। ठीक, इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली जी भी जुड़ गए। मैं नलिन जी आऊँगा आपके पास में। नीलोत्पल बसु साहब, आपकी पार्टी ने बहुत प्रोएक्टिव रोल इसमें अदा किया। गृह मंत्री से आपके नेता जाके मिले, फिर बाद में जो एक विरोध प्रदर्शन जेएनयू में हुआ उसमें भी आप लोग गए थे। आखिर आप इस मामले को इतना पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, पॉलिटिसाइज जहाँ तक सवाल है, ये तो माफ़ कीजिए, गृह मंत्री और जो शिक्षा मंत्री, एचआरडी मिनिस्टर, उन्होंने किया है। सवाल है, हम जानते हैं विश्वविद्यालय जो व्यवस्था है, ना सिर्फ जेएनयू में बल्कि पूरे देश में, उसमें ऑटोनॉमी एक ठोस पहलू होती है। क्योंकि तमाम विश्वविद्यालय, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, वो किसी कानून के तहत बनती है और हर विश्वविद्यालय में कभी ना कभी जरूर मतभेद होता है, वो टकराव तक भी पहुंच जाता है, लेकिन उसको निपटाने के लिए विश्वविद्यालय का अपना एक निजी व्यवस्था होता है। जैसे आनंद जी जेएनयू के बारे में जिक्र किया है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, कोर्ट होता है, वगैरह वगैरह। तो हमें भी थोड़ा आश्चर्य लगा कि एक घटना हुआ है, कथित घटना। वो कथित घटना के बारे में सीधा सरकार ने हस्तक्षेप की और ये हस्तक्षेप हुआ गृह मंत्री के कहने पर। तो पहला तो कानून अगर तोड़ा गया है इस मामले में, तो सीधा वो जो ऑटोनॉमी है उसको तोड़ मरोड़ करके ताक में रख के सरकार ने भेजी है। तो ये अपने आप एक पॉलिटिकल एक्ट है। एक दूसरी बात है कि जहाँ पे हम आने के लिए मतलब मजबूर हुए कि हमें लगा कि जो प्रचार हो रही है उसका मतलब तथ्य का प्रामाणिकता क्या है। क्योंकि हमें जानकारी ये मिली थी कि जो जेएनयू के अंदर कोई सीसीटीवी नहीं है। तो हम जब गृह मंत्री के पास गए, खास करके कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि हमें आश्चर्य लगा कि एक, और सौरभ जी जैसे बोल रहे हैं, मैं उनसे तो सवाल खड़ा नहीं करूंगा, लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले मैं 17 मिनट का कन्हैया कुमार का एक भाषण आम विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सुना है। उसमें बार बार उन्होंने संविधान के प्रति उसका प्रतिबद्धता जाहिर किया। तो हमने सीधा पूछा गृह मंत्री को कि प्रामाणिकता क्या है, कहाँ से मिला वीडियो? बोला कोई सूत्रों से मिला है। तो हम बोला क्या अधिकृत वीडियोग्राफर थे? वो कुछ जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। और एक मिनट, और उस दिन हमारा साथ आधा घंटा से ज्यादा बातचीत हुआ, कभी भी हाफिज सईद का कोई जिक्र नहीं आया। दूसरा दिन उनका ये आ गया। तो ये सरकार की ओर से एक घटना जिसके प्रामाणिकता अभी तक तय नहीं हुआ, उसको इस्तेमाल करके विश्वविद्यालय के जो माहौल है उसको बिगड़ने का काम कर रहा है सरकार। जी सौरभ, बहुत संक्षेप में, मुझे कोहली जी के पास जाना। जी,
मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा जिस तरीके से वहाँ पे लेफ्ट और कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता हैं वहाँ पे जा रहे हैं, तो मैं उनका विरोध करता हूँ, क्योंकि वो हमारा जो इशू है उसको पॉलिटिसाइज न करें। आज 125 करोड़ जनता इसके विरोध में खड़ी है कि कैसे वहाँ पे नारे लगाए गए। क्या किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे नारे लगाना जरूरी है? देश में को टुकड़े करने की बात क्या जरूरी है? क्या कश्मीर को अलग करने की बात करना जरूरी है? किस संविधान में लिखा गया है? कहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है? कन्हैया ये भी बोल रहे थे बाद में, दो दिन जाके मीडिया पर उन्होंने डिफेंड किया है कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आप देश को तोड़ने की बात नहीं कर सकते। नलिन कोहली साहब, अभी आपने सुना नीलोत्पल बसु साहब को और उससे पहले आनंद कुमार जी को भी। सवाल ये है कि क्या वाकई ये इतनी बड़ी घटना थी कि जिसके लिए आपने आपके एक सांसद और एबीवीपी की कंप्लेंट पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया, जेएनयू के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को, जिसके बारे में अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि वो वीडियो सही है या नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि जेल में डाल देना और इस तरह से वो काम करना जिसके लिए आप कभी कांग्रेस पार्टी की आलोचना किया करते थे कि जिस तरह की घटनाएं इमरजेंसी में हुई वैसी आपकी सरकार कर रही है, क्या कहेंगे? कुर्बान भाई 1-2 मिनट लगेंगे जी। संविधान हमें स्वतंत्रता देता है कि हम अपनी बात रख सकें, साथ ही साथ उसके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। आर्टिकल 19(2) ये एक अनफिटर्ड राइट नहीं है। संविधान का पहला जो था संशोधन 1951 में, वो इसी पर आधारित था कि आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू प्रमोट सेडिशन नहीं है, वो गारंटेड नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। और ना ही एट द सेम टाइम हमारे को सब्सिडाइज्ड एजुकेशन मिल सकती है। ये सब अधिकार बनते हैं सबके लिए, लेकिन उस एजुकेशनल माहौल में सेडिशन, जहां पर भारत की बर्बादी तक जंग रहेगा, अफजल गुरु उसको फांसी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट को गलत मानते हैं, पार्लियामेंट अटैक को सही मानते हैं? तो ये एक बड़ा विषय है, छोटा विषय नहीं है। ये लड़ाई जेएनयू के खिलाफ नहीं है, इसका राजनीतिकरण भाजपा नहीं कर रही है। कोई मंत्री गया है क्या वहां? कोई भाजपा का नेता भी ऐसा कोई गया है? यहां पर राजनीतिकरण कर रहा है क्योंकि जो बात कुछ गिने चुने बच्चों ने गलत कही है, ये उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सबसे साधारण और आसान तरीका है कि जेएनयू की एडमिनिस्ट्रेशन हो या छात्र हो, लेफ्ट के हो, राइट के हो, मिडिल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो छात्र वहां पढ़ रहा है, रोका नहीं, ये सामने हुई है, तो उन बच्चे जिन्होंने किया है उनको आइडेंटिफाई करिए, ज्वाइन कर दीजिए। अब एक एफआईआर क्या होता है? नहीं, लेकिन आइडेंटिफाई 2 मिनट लो कुर्बान साहब, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। जी। एफआईआर एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, उसके आधार पर एक क्लियोसिस चार्ज आता है, इन्वेस्टिगेशन होता है सबूत ढूंढने के लिए। नीलोत्पल भाई बड़े सीनियर व्यक्ति हैं, वो समझते हैं वीडियो अधिकृत रूप से नहीं आया तो एक मर्डर के ऊपर अगर कोई शूट कर देता है, सोशल मीडिया पे डालता है, तो आप कहेंगे कि नहीं, मर्डर को क्यों हम माने, क्योंकि अधिकृत रूप से शूट नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है। सबूत है। सबूत कानून के सामने तभी जायज होगा जब वो पास करेगा एविडेंस एक्ट को। जी, नहीं, ये तो अदालत में तय होगा। आदमी को नहीं, कोर्ट कभी भी एक सेकंड, मैं आपको यहाँ बीच में इसलिए रोक रहा हूँ कि आपने जो बात कही, ये मुकदमा जो दायर किया गया वो अज्ञात लोगों के खिलाफ किया गया, और उसके बाद में जो नाम आए हैं उनमें एक सीपीआई के सांसद की बेटी का भी नाम है। तो ये किसने तय कर दिया कि ये नाम है, या पुलिस ने कोई वेरिफिकेशन किया? भाई ये कोई ज्यादा, मैं तो देखिए, मैं इन्वेस्टिगेशन तो कर नहीं रहा हूं जी, ये एजेंसीज कर रही हैं जी। लेकिन जो सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं, जो मैंने देखी हैं, आपने देखी, कई लोगों ने देखी है, उन वीडियोस में लोग दिख रहे हैं, प्रोटेस्टर्स। अब वो कहेंगे वीडियो ग्रेनी है, आप और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास टेक्नोलॉजी है कि वीडियो को ब्लो अप कर सकते हैं, ग्रेन्स को साफ कर सकते हैं। इन सब वीडियोज में कहीं ना कहीं जो लोग आज इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं उनकी भूमिका है। यदि वो भूमिका इतनी स्पष्ट होती कि वो रोक रहे थे प्रोटेस्ट को, तो ऑब्वियसली अरेस्ट के पात्र थोड़ी ना बनेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन हो, ये जेएनयू के खिलाफ एक लड़ाई नहीं है, लेकिन सेडिशियस थॉट, देशद्रोही जो बात, इस प्रकार की भाषा है, उसके खिलाफ। इसमें राजनीति क्या है? देश तो हम सबका है, इसमें लेफ्ट भी हमारे साथ होना चाहिए, राइट होना चाहिए। और राहुल गांधी जी की तो एकदम अद्भुत परिभाषा हो गई है। वो कहते हैं जो इस पर रोक लगा रहे हैं वो देशद्रोह है, जो ऐसा बोल रहे हैं वो, मुझे लगता है उनकी परिभाषा से तो देशभक्त है। ठीक, मैं आता हूं आपके पास में। केटीएस तुलसी साहब हमारे साथ हैं, संवैधानिक मामलों के जानकार हैं, सांसद भी हैं। केटीएस तुलसी साहब, क्या वाकई ये जिस तरह से राष्ट्रद्रोह का मामला बनाया गया है एक चुने हुए छात्र संघ के अध्यक्ष के खिलाफ, जिसके बारे में अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, पुलिस ने भी पहले अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, तो क्या ये अदालत में साबित कर पाएगी पुलिस, या इस तरह से जो गिरफ्तारी हुई है ये सही है, जायज़ है आपकी नज़र में?
बिल्कुल जायज़ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो नारे लगाए गए, जो कहा जाता है, जो इल्ज़ाम है, वो बहुत भद्दी भाषा है। मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, मगर उसमें देश को तोड़ने और देश के ख़िलाफ़ जो बातें कही गई हैं, वो अपने आप में बहुत सीरियस हैं। मगर सवाल ये है कि वो सेडिशन बनता है, 124 का जुर्म बनता है कि नहीं। 124 का जुर्म जो है ये तो 1899 में बना था अंग्रेज़ों के टाइम पे, अंग्रेज़ों के राज में, और उस वक़्त सरकार के ख़िलाफ़ बोलना बहुत गंभीर जुर्म समझा जाता था। मगर जैसे ही संविधान लागू हो गया तो पंजाब हाई कोर्ट ने 124A को गैर संवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। मगर फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया रमेश थापर के केस में, तो उन्होंने कहा कि अभी हमें 124A को आर्टिकल 19 के मुताबिक इंटरप्रेट करना पड़ेगा। और क्योंकि अगर आप भाषा देखें 124 की, तो भाषा तो ये है कि सरकार के खिलाफ लोगों को उकसाना जुर्म है, तो फिर तो जमहूरियत चल ही नहीं सकती है। प्रजातंत्र में तो सरकार के खिलाफ विरोध होगा, और ये एक गवर्नमेंट बाय डिबेट है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें तो सरकार की आलोचना हर शहर में होगी, हर जगह पे होगी, और इसको टॉलरेट करने का जिगरा होना चाहिए। मगर मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा कि ये क्रिटिसिज्म जो है वो जुर्म नहीं बन सकता। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के ऊपर अगर आंच आ जाए या सरकार को गिराने की बात हो जाए तो सिर्फ बात से भी नहीं बनता है, उसके बाद कोई हिंसा भड़के या हिंसा भड़काई जाए तब ये जुर्म बनता है। मेरे को याद है, मैं भी शायद एक दो केसेस में था जहाँ पे खालिस्तान के नारे लगाए गए। दिल्ली में खालिस्तान जिंदाबाद वगैरह के नारे लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस संविधान भी जलाया गया को था। रद्द किया जी, ये कह के कि निहत्थे लोग अगर नारे लगाते हैं उससे सरकार हिलती नहीं है, और इतनी ओवर रिएक्शन की आवश्यकता नहीं है। सरकार एक बहुत स्थिर चीज़ है, और संविधान और देश बहुत बड़ी चीज़ें हैं। इनको छोटी छोटी बातें, ये आखिर विश्वविद्यालयों में ऐसी बातों का तो जिक्र होता है, और जितने बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया में, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, वहाँ पे हर एक सरकार के खिलाफ बहस होती है। यहाँ पे भी ये एक शिखर का विश्वविद्यालय है भारत का। इसको हमें इस पे नाज है, क्योंकि बहुत सारे बड़े लोग, बहुत अच्छे लोग जिन्होंने बहुत देश की सेवा की है, वो यहाँ से पढ़ के निकले हैं। ठीक है। मगर ये मेरे विचार में गृह मंत्री जी को शायद 124A पढ़ के ये लगा होगा कि ये देशद्रोह है, मगर उन्होंने बाकी चीजें, क्योंकि ये संविधान के पहले का एक जुर्म है। जी तुलसी साहब, मैं आता हूँ आपके पास में, आप रहे हमारे साथ। जो फ्रीडम ऑफ जी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी कहें आप। मुझे लगता है पहली बात है, गृह मंत्री दिल्ली पुलिस के नहीं है जी, एसआई या कांस्टेबल, ये तो बड़ी साधारण बात है। वो नहीं फाइल करते एफआईआर, कंप्लेंट एमपी ने किया, पुलिस फाइल करती है। और जहां तुलसी साहब ने 1951 टच के 1962 में ये प्रश्न उठा था कि क्या ये गैर संवैधानिक है 124A, इसे गैर संवैधानिक होल्ड नहीं किया गया है। और यही एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि इस इन्वेस्टिगेशन में यदि पाया जाता है कि ये सिर्फ बातें सर वन मिनट सर, रिक्वेस्ट सर जी, अगर अगर ये पाया जाता है कि ये सिर्फ बातों से गहरी बात निकलती है, कुछ तार कहीं जाते हैं, तो फिर ये 100% उस दायरे में आएगा। सिर्फ बातों का एक है, और जो आप शायद रेफर भी कर रहे हैं, केहर सिंह केस में खालिस्तान के नारे लगे थे, तो मेयर वर्ड्स ही नहीं है, इसके पीछे पूरी उसकी भूमिका का ही तो इन्वेस्टिगेशन है। उन लोगों को अगर नहीं पकड़ा जाएगा या उनको अगर प्रोटेक्ट किया जाएगा, अफजल गुरु की जो बातें कर रहे हैं, देश की बर्बादी कर रहे हैं, तो नेचुरली पुलिस अपना काम करके वो करेगी तहकीकात। और चार्जशीट में अगर दम नहीं है, कोई कोर्ट ऑफ लॉ थोड़ी ना उसको जस्टिफाई करेगा। ठीक है जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे नीरज भाई? मैं ये बोल रहा था, अच्छा हुआ ये सब बात लाए नलिन जी। एक तो तब पीडीपी नेताओं का तो गिरफ्तार होना चाहिए। हाँ, वो तो राम माधव जी से उनका वार्ता चल रही है सरकार बनाने के लिए। वो
जेएनयू के बारे में जो मापदंड ये तय कर रहे हैं, तो श्रीनगर में जो चर्चा चल रहा है उसमें वो मापदंड लागू नहीं है। दूसरी बात है, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कथित बात, क्योंकि मतलब अलग अलग 7-8 वीडियो घूम रहा है सोशल मीडिया में, इसीलिए प्रामाणिकता और भी जरूरी हो गया। क्योंकि एक वीडियो जो पहले वाला दिखाया गया वो गंगा धाबा में है, दूसरा जो वीडियो है वो सतलज धाबा में है। जो जेएनयू गए हैं वो उनको मालूम है, आनंद जी मुझसे भी बेहतर व्याख्या कर सकते हैं ये बात को, तो इसीलिए प्रामाणिकता इतना प्रासंगिक हो जाता है। तीसरी बात है, अगर कहा जाए या ना जाए, मैं स्पष्ट रूप से बोलूंगा, मैं एसएफआई का जनरल सेक्रेटरी था और आज भी हमारा विरासत है, आनंद जी लड़े हैं प्रकाश कारात के साथ, लेकिन हम हमेशा ये देश का टुकड़ा करने वाले बात को सिर्फ विरोध नहीं किया, उसके खिलाफ लड़ते हुए जान गंवाए। असम में खालिस्तान के समय आप जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टियों का, लोगों का क्या हुआ था। और मैं उनको बताना चाहता हूँ, हमारे जो तारिगामी साहब है वो घाटी में उठ खड़ा होकर लड़ाई करते इन लोगों के खिलाफ, उनके जान के ऊपर हमला हुआ है। और वो अगर हमारे ऊपर ये छीटा लगाने का कोशिश कर रहा है, ये तो मैं बोलता हूँ जो लोगों का विरासत अंग्रेजों के साथ देने से है, वो अगर ये हमें ये पाठ दे। सौरभ, मैं आपके पास आऊँगा, आप जरा धैर्य रखें। जी आनंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप तो जेपी मूवमेंट में भी थे और इन लोगों के साथ में भी रहे हैं, आपातकाल का भी विरोध किया है और बाद में जेएनयू में राजनीति भी की है और छात्र राजनीति भी की है और टीचर्स की भी की है। ये जो माहौल बना हुआ है, 40 विश्वविद्यालयों के इस वक्त शिक्षक और छात्र संघ के लोगों ने एक सॉलिडेरिटी का इजहार किया और पूरे देश में जो एक माहौल बन रहा है, क्या किसी यूनिवर्सिटी को लेकर के, और उसमें भी जब ये मामला देश की संप्रभुता, सुरक्षा और एकता अखंडता से जुड़ा हुआ हो, क्या ये आंदोलन ज़रूरी है? देखिए, इस समय चूंकि सुनवाई नहीं है जी, और जो मनमानी चल रही है जी, मुझे याद आता है कि हमारे मित्र तो नहीं कहूँगा क्योंकि देश के वो वित्त मंत्री हैं, लेकिन मैं उनका थोड़ा परिचित जरूर हूँ। उनको 19 महीने जेल में रखा गया था सिर्फ इसलिए कि वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के साथ थे। श्री अरुण जेटली, श्री शरद यादव। देश की इतिहास से कोई सबक लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? जी, विश्वविद्यालयों में जो होता है उसकी जांच करो। और मैं आपको बताता हूँ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी चारू मजूमदार की जब मौत हुई तो उनके मौत पर माओवादियों ने कोई कार्यक्रम किया। आरएसएस के सेल के अंदर हेगड़े के, वो क्या नाम है उसका, अरे हेगड़े नहीं, वो गोडसे को लेकर के चर्चा होती है। चर्चा का दायरा बहुत बड़ा रहता है, अराजकता की हद तक जाता है, लेकिन जहां आपने कोई भी ऐसी हरकत की, सुनवाई तुरंत होती है, कार्रवाई तुरंत होती है। आपने तो वो मौका ही नहीं दिया, आपने वाइस चांसलर को फ़ोन करने की फुर्सत नहीं निकाली, आपने बसी साहब को कह दिया। इसलिए अगर 40 विश्वविद्यालयों से बयान आ रहा है तो ये हवा में उड़ रहे तिनके हैं। श्री राजनाथ सिंह जी शिक्षक रह चुके हैं, अरुण जेटली छात्र नेता रह चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, और जो हमारे सामने बैठे हुए मित्र, हमारे युवा मित्र, इनके पूज्य पिताजी को 19 महीने जेल में डाला गया था, प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली को। वो शिक्षकों के सम्मानित नेता थे, लेकिन खाली इशारे पर उनको जेल में डाल दिया गया। आप जो कर रहे हैं ये पहले हो चुका है, आप पहले नहीं है, बेमिसाल नहीं हो रहा है। और 40 विश्वविद्यालय के विद्यार्थी 400 में कब बदल जाएंगे, देखते देखते मामला बिगड़ेगा। सौरभ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप जी देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी 2 बात बोली है कि उसकी प्रामाणिकता का, तो एक्चुअली ये पूरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है साबरमती ढाबा पे, और वहाँ से बाकायदे मार्च, जो नारा लगता है पहले, वहाँ से पूरा मार्च निकालते हुए ये गंगा ढाबा पहुँचते हैं। तो प्रोग्राम पूरा साबरमती ढाबा से ऑर्गेनाइज किया, मार्च निकला और गंगा ढाबा पे पब्लिक एड्रेस किया गया। तो ये मैं उसका रिपोर्ट देना चाहूँगा। दूसरी बात, जिस तरीके से यहाँ पे डिफेंड किया जा रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं भारत माता को तोड़ने के लिए आप बंदूक के नोक पे जैसे आप पूरी आज़ादी चाहते हैं, तो आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? क्या आप उनके साथ हैं या फिर देश के 125 करोड़ जनता के साथ है? तीसरी बात, एक बात और मैं बोलना कि जो बार बार यहाँ बोला जा रहा है कि बाकी लोग आके यहाँ पे इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, अगर दिल्ली प्रशासन या फिर गृह मंत्रालय संज्ञान में नहीं लेगी तो क्या वो जेएनयू के वो तथाकथित इंटेलेक्चुअल जो सो कॉल्ड बोले जाते हैं हमारे प्रोफेसर, क्या वो लोग बताएंगे? पिछले 10 साल का रिपोर्ट बता चुका है, और प्रोफेसर साहब आनंद जी ने ही बोला था कि भारत एक मिनी इंडिया है। तो जो लोग 10 लोग जो नारा लगाए थे 10 टुकड़े होंगे, तो मैं प्रोफेसर साहब से पूछना चाहूँगा कि वह किस टुकड़े में दिल्ली को देखना चाहते हैं? बहुत संक्षेप। देखिए, हिंदुस्तान की ताकत को जिसने भी चुनौती दी है उसके दांत टूटे हैं। 5000 साल लड़ना चाहते थे हजरत जनाब
जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको खुद पाकिस्तानियों ने फांसी दी। लेकिन जिस तरीके से डिफेंड किया जा रहा है, जिस तरीके चार से लोगों के left नारा out लगाने से, LFI चार लोगों के नारा लगाने से भारत की एकता खंडित नहीं होती है। और भारत की एकता के लिए दिल्ली नहीं, सारा हिंदुस्तान एक साथ है। और हम जैसे अध्यापक अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच में रहने वाले लोग जानते हैं कि नागालैंड से लेकर कश्मीर तक आलोचनाएं हैं, इरोम शर्मिला से लेकर के, और अभी जो हमारी मेधा पाटकर हैं, उन पर जब हमले होते हैं तो लोग एतराज करते हैं, लेकिन उन एतराजों को लेकर के विश्वविद्यालय में संवाद होता है, पुलिस का हमला नहीं होता है। जी नलिन जी, बहुत संक्षेप, बिल्कुल मैं इस चर्चा के अंतिम चरण में हैं हम लोग, बहुत संक्षेप में। जी बिल्कुल संक्षेप में ही कहूंगा। जी देखिए ऐसा है, कोई यहाँ पर, मैंने पहले भी कहा, जेएनयू हम लोग विचार के खिलाफ हो सकते हैं, लेफ्ट और हमारी लड़ाई हो सकती है वैचारिक, आनंद जी हम लोग कुछ चीज़ों पे माने, अलग चीज़ों पे अभी आमने सामने हो सकते हैं, लेकिन इस मामले पर कोई कहे कि भारत के टुकड़े चाहे, उस पर सारे एक है, मैं इनकी ये लोग कहीं नहीं कहते कि हम कह रहे हैं सही है। फर्क ये है कि हम लोग कह रहे हैं एक्शन होना चाहिए, सब कह रहे हैं जेएनयू के खिलाफ लड़ाई है। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि ये लड़ाई सिर्फ उन गिने चुने लोगों पे है जो ऐसी हरकत करें, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं हम लोग जाकर साथ कहें कि सारे एक साथ करेंगे, एफआईआर हम ही चाहेंगे। हर आदमी कह रहा है कि जेएनयू के कब्जे में, इसका राजनीतिकरण कौन कर रहा है? एक अगर आप सवाल थोड़ा सा छोटा, ये तो पैटर्न है ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जो हुआ है, आपके आरएसएस के ऑर्गेनाइजर के अंदर संपादक की टिप्पणी हुआ है कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स के अखाड़ा है, तो इसीलिए ये सवाल, मैं इसका जवाब दे सकता हूं, कठिन नहीं है चर्चा सर, ये इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि वही तो आप जो है, आप हमारे अगेंस्ट कहते हैं एजेंडा है, हम कहते हैं आपका एजेंडा है, लेकिन ये तो अदालत में तय हुआ नलिन जी। लेकिन ना आप कह रहे हैं, ना आप कह रहे हैं कि देश का बजट टुकड़े होने चाहिए, ना आप कह रहे हैं कि अफजल गुरु की फांसी अच्छी थी और हम लोगों को कश्मीर हैंड ओवर कर देना चाहिए, ना हम वो कह रहे हैं सेम प्लेन पे, हम अदालत में 2 दिन में डिफेंड किया है कन्हैया ने, 2 दिन में डिफेंड किया ने हमला किया, और मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि 2 दिन अदालत में हमला किया। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ, मेरे पास अब समय नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ शर्मा, नीलोत्पल बसु, केटीएस तुलसी साहब, नलिन कोहली साहब और आनंद कुमार साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहरहाल अब ये तो अदालत में तय होगा कि कन्हैया कुमार जेएनयू छात्र संघ पर लगाया गया राष्ट्रद्रोह का आरोप कितना जायज़ है, कितना सही है, लेकिन ये ज़रूर है कि इसको लेकर के देश की राजनीति में एक उबाल आ गया और चारों तरफ एक विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है, जो कि किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए उचित नहीं हो सकता। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।